प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में साझा किए विचार। कर्मयोगियों के पहलों से श्रोताओं को कराया अवगत। सेशेल्स दौरे का आज दूसरा दिन। केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले ने रांची में केंद्र सरकार की गिनाई उपलब्धियां। कहा, हर वर्ग और हर क्षेत्र का हुआ विकास। भारत बना चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने अवैध खनन के मुद्दे पर राज्य सरकार को घेरा। नीति और कार्यशैली पर सवाल। खनन माफियाओं को संरक्षण देने का आरोप। और टी20 विश्व कप में भारतीय महिला टीम की ऑस्ट्रेलिया से भिड़ंत आज। भारत और आयरलैंड के बीच दूसरा टी20 क्रिकेट मैच। फीफा का रोमांच जारी। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं रियाज आलम और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात की 135वीं कड़ी में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा किए। उन्होंने कर्मयोगियों के प्रेरक पहलू से भी श्रोताओं को अवगत कराया। प्रधानमंत्री ने वैश्विक ईंधन संकट के बीच देशवासियों के ईंधन बचत समेत अन्य अपीलों पर अमल करने की सराहना की। साथियों, पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कुछ आग्रह किए थे। मैंने कहा था कि जहां तक संभव हो कुछ समय के लिए गोल्ड, सोना खरीदने से बचें। लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें। मैंने लोगों से कार पूलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी। मैंने किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। साथियों, मैं देश के हर नागरिक का आभारी हूं कि मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं। मुझे कई परिवारों ने संदेश भेजकर अपने अनुभव साझा किए हैं। कितने ही परिवारों ने तय किया है कि घर के विवाह में इस बार सोना नहीं खरीदेंगे। जरूरत पड़ी तो पुराने सोने को रिसाइकल करके नए गहने बना लेंगे। कितने ही लोगों ने सोशल मीडिया पर यह भी लिखा है कि कैसे उन्होंने इस बार विदेश यात्रा को टाल दिया है। साथियों, कार पुलिंग को लेकर भी लोगों ने अनेक अनुभव साझा किए हैं। जो लोग हर दिन एक ही दिशा में अपने अपने वाहनों से जाते थे, वे अब साथ जाने लगे हैं। लोग हर संभव बस और मेट्रो का उपयोग कर रहे हैं। इससे पेट्रोल और डीजल की बचत हो रही है। इसी तरह देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृतिक खाद की खपत बढ़ने की भी खबरें आ रही हैं। साथियों, मुझे इस बात की खुशी है कि इस ग्लोबल क्राइसिस का हम भारतीय मिलकर मुकाबला कर रहे हैं। मुझे विश्वास है जन भागीदारी की यही शक्ति हमें मजबूती देगी, हमें सफल बनाएगी। राज्य में भी आज कई स्थानों पर लोगों ने व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से मन की बात कार्यक्रम को देखा और सुना। इस दौरान उपस्थित लोगों ने प्रधानमंत्री के विचारों को प्रेरणादायक बताया और देश के नवनिर्माण में योगदान की प्रतिबद्धता जताई। रांची महानगर भाजपा अंतर्गत सुखदेव नगर मंडल में भी पार्टी कार्यकर्ताओं ने मन की बात कार्यक्रम को सामूहिक रूप से सुना। सब कुछ स्वदेशी है। साथियों, जून के महीने में ही एविएशन सेक्टर में भी देश ने एक बड़ी सफलता पाई। C295 यह विमान मेड इन इंडिया है और C295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशेल्स की 3 दिवसीय यात्रा पर हैं। वे आज सेशेल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होंगे। इसके अलावा श्री मोदी वहां की नेशनल असेंबली को भी संबोधित करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने कल सेशेल्स के राष्ट्रपति को हाई स्पीड समुद्री गश्ती पोत सौंपा।
ये पोत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के राष्ट्रपति को सौंपा। SGGS लेस पावर नामक ये पोत अब सेशल्स के तटरक्षक बल द्वारा संचालित किया जाएगा। इस पोत से सेशल्स की समुद्री सुरक्षा क्षमताओं को और मजबूती मिलेगी। भारत में निर्मित ये पोत तेज गति से गश्ती करने वाली नौकाओं और इंटरसेप्टर जहाजों की श्रृंखला का हिस्सा है। इन्हें भारत मित्र देशों को समुद्री सुरक्षा सहयोग के तहत प्रदान कर रहा है। इसका उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करना है। बेहद तेज रफ्तार वाले इस वेसल की लंबाई करीब 52 मीटर और क्षमता 1500 नॉटिकल माइल्स है। इसे आधुनिक तकनीक और उच्च प्रदर्शन क्षमता के साथ डिजाइन किया गया है। इस अवसर पर एम्बुलेंसों सहित कई अन्य वाहन भी सौंपे गए। सेशल्स के विदेश और डायस्पोरा मामलों के मंत्री बैरी फारनेदान के लिए प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद किया और दोनों देशों के बीच संबंधों की सराहना की। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर सेशल्स में बसे भारतीय समुदाय के लोग खासे उत्साहित हैं। होटल पहुंचने पर उन्होंने प्रधानमंत्री का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया। विक्टोरिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीयों ने पूरे जोश और उमंग के साथ उनका स्वागत किया। तमिल वेशभूषा और पारंपरिक रीति रिवाज के साथ प्रवासी भारतीयों ने पीएम मोदी का अभिनंदन किया। प्रवेश द्वार को रंगोली से सजाने के साथ ही विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर पूरे विश्व के लिए मंगल की कामना की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में मौजूद लोगों ने नारे लगाकर पीएम के आगमन पर खुशी व्यक्त की। प्रधानमंत्री के स्वागत में कलाकारों ने भरतनाट्यम का भी प्रस्तुति दी। इसके साथ ही दुनिया में शांति और समृद्धि की कामना करते हुए शिव तांडव पर मनमोहक नृत्य प्रस्तुत किया गया। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया एक पेड़ मां के नाम अभियान अब वैश्विक स्तर पर एक जन आंदोलन बन चुका है। एक पेड़ मां के नाम पर्यावरण संरक्षण और धरती के बेहतर भविष्य की राह दिखाती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल। एक ऐसा अभियान जिसने भारत ही नहीं विदेशों में भी लोगों को जोड़ा। मां को नमन और धरती मां के संरक्षण का लक्ष्य सामने रखकर साथ आने के लिए पीएम के इस महाअभियान में अब कई देशों के नेता भी शामिल हो चुके हैं। पीएम ने सेशल्स यात्रा के दौरान वहां के राष्ट्रपति के साथ राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान में बीजारोपण किया। दुर्लभ कोकोडेमेर पाम का ये बीजारोपण एक पेड़ मां के नाम अभियान का ही हिस्सा है। इससे पहले मई में इटली यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने कृष्णा तूत यानी काले शहतूत का पौधा लगाया। पिछले साल दिसंबर में इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली भी इस अभियान का हिस्सा बने। उन्होंने अदीस अबाबा में पीएम के साथ मिलकर पेड़ लगाया। इससे पहले 25 जुलाई 2025 को मालदीव में राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू इस अभियान से जुड़े। उन्होंने माले में पीएम के साथ मिलकर पेड़ लगाया। पिछले साल जुलाई में ही त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर इस अभियान में शामिल हुईं। पिछले वर्ष मार्च में मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम ने अभियान में हिस्सा लेते हुए पीएम मोदी के साथ सर शिवसागर रामगुलाम वनस्पति उद्यान में पेड़ लगाकर साझा प्रतिबद्धता का संदेश दिया था। नवंबर 2024 में गुयाना के राष्ट्रपति इरफान अली इस अभियान में शामिल हुए। उन्होंने जॉर्ज टाउन में अपने परिवार सहित पीएम मोदी के साथ पेड़ लगाया था। पीएम की इस पहल से कई देश पर्यावरण संरक्षण के लिए ठोस प्रयासों की दिशा में प्रेरित भी हुए हैं। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेल्ग्रिनी ने न केवल पीएम मोदी की इस पहल की तारीफ की बल्कि अपने देश में उससे प्रेरणा लेने की भी बात कही। 5 जून 2024 को शुभारंभ के बाद से ही पीएम की ये पहल अभूतपूर्व विस्तार की गवाह बनी है। पर्यावरण संरक्षण को लेकर पीएम निर्णायक कदम उठाने के लिए विश्व समुदाय को लगातार प्रेरित करते आए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
झारखंड दौरे पर आए केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने रांची में कल केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि हर वर्ग और हर क्षेत्र तक विकास की किरण पहुंची है। झारखंड के लोगों को भी विभिन्न केंद्र प्रायोजित योजनाओं का लाभ मिला है। पिछले 12 वर्षों के दौरान विकास और जनकल्याण के अनेक पहल हुए हैं। भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। नरेंद्र मोदी जी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का रिकॉर्ड ब्रेक किया है। 12 साल उन्होंने पूरे किए हैं, लेकिन वो 15 साल अभी पूरे करेंगे। और उसके बाद भी हमें पूरा विश्वास है कि जनता जो निर्णय देगी वो हमको मंजूर होगा। लेकिन 2029 में जब चुनाव होगा तो जरूर जनता एनडीए को सत्ता में लाएगी, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। और चौथी बार भी नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, क्योंकि फिजिकली वो आज भी एकदम स्ट्रांग है। तो ठीक बात है, जो भी आगे होगा हम देखेंगे। लेकिन जिस तरह देश आज इकोनॉमी में 4 नंबर पर आया है और अमेरिका नंबर 1 पर है, चाइना नंबर 2 पर है, जर्मनी नंबर 3 पर है। और जब 14 में हमारी सरकार इंडिया की आई थी तब अपने देश इकोनॉमी 10 नंबर पर थी, अभी वो 4 नंबर पर आई है। और 1-1.5 साल के अंदर हमारी इकोनॉमी नंबर 3 पर जा सकती है। और अमेरिका, चाइना और उसके बाद भारत का, इंडिया का नंबर आ सकता है। तो ठीक बात है, उसी दिशा से हमारा काम जारी है। इससे पहले श्री अठावले ने कल रामगढ़ में एक राष्ट्रीय सेमिनार को भी संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में देश में शिक्षा के क्षेत्र में आए सकारात्मक परिवर्तन की चर्चा की। उन्होंने बताया कि छात्रवृत्ति योजना का लाभ लेकर कई विद्यार्थी विदेशों में उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। स्थानीय राधा गोविंद विश्वविद्यालय में आयोजित इस राष्ट्रीय सेमिनार के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन हुआ। यहाँ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के विचारधारा पर एक सेमिनार रखा गया था और शिक्षा में हमें बहुत बड़ी प्रगति हम कर रहे हैं। आज पूरी दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज में अपने अनेक स्टूडेंट जाते हैं। मेरे मंत्रालय का सोशल जस्टिस का एक ओवरसीज स्कॉलरशिप की स्कीम है, उसमें 600-650 स्टूडेंट के एप्लीकेशन मेरे पास आते हैं और अनेक स्टूडेंट शिक्षा लेने के लिए अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो या अनेक देश, जर्मनी हो, अनेक देशों में वो शिक्षा के लिए जा रहे हैं। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने विकसित राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका और योगदान को रेखांकित किया। उन्होंने लद्दाख सीमा पर स्थित भारत के प्रथम गांव फोबरांग में युवाओं से संवाद करते हुए उन्हें केंद्र सरकार के विकासोन्मुख पहलों से अवगत कराया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो लगातार एक प्रधान सेवक के रूप में कहते हैं, हम प्राइम मिनिस्टर नहीं, हम एक प्रधान सेवक के रूप में काम कर रहे हैं। और तभी आप सबको पता होगा, पढ़ते होंगे आप लोग, कि प्रधानमंत्री का रेजिडेंस कहां, तो 7 डेज फोर्स। अरे वो तो घुड़दौड़ 7 डेज फोर्स क्या, अंग्रेजों के जमाने में वहां पर घुड़सवारी होती थी, वहां पर उस पर वो लोग पैसे लगाते थे। प्रधानमंत्री ने कहा नहीं, ये 7 डेज फोर्स नहीं है, लोक कल्याण मार्ग, जहां लोक का कल्याण होगा वह मार्ग है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने अवैध खनन पर राज्य सरकार को घेरा है। श्री मरांडी ने चाईबासा में पत्रकारों से बातचीत करते हुए राज्य में कथित तौर पर बालू के अवैध कारोबार के लिए सरकार की नीतियों और कार्यशैली को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह कारोबार प्रशासनिक उदासीनता के कारण फल फूल रहा है। श्री मरांडी ने खनन माफियाओं को संरक्षण देने का भी आरोप लगाया। कराने में जब सम्मिलित तो फिर कैसे रोकेगी? और सिर्फ कोल्हान का ही नहीं, पूरे झारखंड के स्थिति, चाहे बालू हो, चाहे पत्थर हो, चाहे कोयला हो, चाहे आयरन ओर हो, यानी जितनी भी प्रकार के खनिज है, वो सब खनिजों की इसी प्रकार से चोरी हो रहा है। क्योंकि आप 6 वर्षों में देखे होंगे बालू घाट के उन्होंने नीलामी नहीं किया, इलीगल सब चल रहा है। इन 6 वर्षों में 5-6 तो यहाँ आयरन ओर की खदानें थी जिनको ऑक्शन करना था, ये नहीं किया।
शुरू में भारत सरकार को पत्र लिखा कि हम ही को खोदने की इजाजत दी जाए। इजाजत उनको नहीं मिली तो इलीगल तरीके से सब खुदवाई कर रहा है। राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर की प्रक्रिया जारी है। 30 जून से घर घर वोटरों को बीएलओ आंशिक रूप से भरे एन्यूमरेशन फॉर्म की 2 प्रतियां उपलब्ध कराएंगे, जिसे मतदाताओं को जमा करना होगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि जो मतदाता यह फॉर्म जमा करेंगे उनका नाम 5 अगस्त को ड्राफ्ट सूची में अंकित होगा। इधर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में डिजिटल क्रिएटर्स को एसआईआर के बारे में कल पीपीटी के माध्यम से महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई। श्री कुमार ने एसआईआर के संबंध में जन जागरूकता के लिए इन क्रिएटर्स की भूमिका को रेखांकित किया। धनबाद के वन विभाग कार्यालय परिसर में नवनिर्मित आधुनिक फॉरेस्ट रेस्ट हाउस का कल उद्घाटन हुआ। इस रेस्ट हाउस का निर्माण करीब 90 लाख रुपए की लागत से हुआ है। उद्घाटन के मौके पर गणमान्य लोगों ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। धनबाद के 8 लेन रोड स्थित वन विभाग परिसर में बने आधुनिक फॉरेस्ट गेस्ट हाउस का शनिवार को लोकार्पण किया गया। करीब 90 लाख रुपए की लागत से तैयार यह गेस्ट हाउस विभागीय अधिकारियों और कर्मियों को बेहतर आवासीय सुविधा उपलब्ध कराएगा। इस मौके पर जहां सांसद ढुलू महतो ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया, वहीं विधायक राज सिन्हा ने वन विभाग के अधिकारियों को बधाई दी। देख रहे हैं कि बिल्कुल हम लोगों के द्वारा लगाया जा रहा और एक तरफ पेड़ का कटाई हुई है, इसलिए वन विभाग के डीएफओ साहब से हम खास करके कहना चाहेंगे कि बीसीसीएल के द्वारा जो वृक्ष को काटा जा रहा है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर अनऑथराइज काटा जा रहा है, बिना परमिशन का काटा जा रहा है और मतलब फर्जी तरीके से वृक्षा लगाकर बोला जा रहा है कि हम इतना वृक्ष लगा दिए, 1000 काटे तो 10,000 लगा दिए, मगर इस तरह का सारा गलत है, सारा झूठ है। इसलिए ऐसे लोगों पर जांच होकर कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, मैं तो अभी अपने डीएफओ साहब को और वन विभाग के सभी पदाधिकारियों को मैंने बधाई भी दिया है। काफ़ी महत्वपूर्ण एक तो धनबाद जगह है और धनबाद में आज तक वन विभाग का अपना कोई गेस्ट हाउस रेस्ट हाउस नहीं था, तो यह बड़ा आवश्यक था और इस जगह का इन्होंने इस्तेमाल किया। एक अच्छा रेस्ट हाउस यहाँ पे इन्होंने तैयार कराया है। उद्घाटन समारोह में बोकारो रेंज के क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, उपायुक्त, डीएफओ सहित कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। सभी ने परिसर में पौधारोपण कर हरियाली बढ़ाने और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। धनबाद के लिए बहुत अच्छा चीज़ है। धनबाद का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का पूरा फैसिलिटीज़ है, कंबाइंड बिल्डिंग में था, डीसी ऑफिस का कंबाइंड बिल्डिंग में था। अभी डीसी ऑफिस भी अलग बन गया। वो अभी हमारे पास एक नया ऑफिस बनने के लिए जगह ढूंढा था उस समय नेशनल हाईवे में 4 लेन में। मेरा एक अच्छा फॉरेस्ट पैच मिला है, वो खुला भी था। कोई बाहर से आता है तो उसको रखने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की गई है और ये लगभग जो है 90 लाख के एस्टिमेट में बना है और लगभग ये जो है आपका 15 से 20 डिसमल एरिया में मतलब इसका पूरा क्षेत्रफल है। ये जो हमारा कार्यालय है उसके पीछे ही बना है इसको और इसमें 3 रूम है, 3 मेन रूम है, एक किचन है, एक लॉबी है और एक गार्ड के रहने के लिए रूम की व्यवस्था की गई है। वन विभाग को मिले इस आधुनिक गेस्ट हाउस से विभागीय कार्यों को नई गति मिलने की उम्मीद है। साथ ही यह पर्यावरण संरक्षण और बेहतर आधारभूत सुविधाओं की दिशा में एक अहम पहल माना जा रहा है। धनबाद से अजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। हजारीबाग में पुलिस को शराब तस्करों के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। बरकट्टा थाना क्षेत्र से पुलिस ने करीब 70 लाख रुपए मूल्य की 7,253 लीटर अवैध शराब बरामद की है। पुलिस ने इस मामले में ट्रक चालक को गिरफ्तार किया है। पदाधिकारीगण थे, ये लोग गए और वहाँ पे देखे झारखंड होटल के पास कि एक 12 चक्का ट्रक खड़ी है। संदिग्ध अवस्था में उसको लोगों ने देखा और ट्रक को जब मुआयना किया गया तो ट्रक में काफ़ी मात्रा में पेटियां लदी हुई थी। और देखिए उसमें जो है कुल 935 पेटी जो है, जिसमें कि 450 पेटी 180 ml का और 485 पेटी जो है वो 375 ml का वो
लोड था उसमें। अभी तक जो हम लोग अपने स्तर से अनुमान जो लगाए हैं तो 70 से 80 लाख रुपए के आसपास उसका अनुमान जो है, बाकी आकलन हम लोग कर रहे हैं अपने स्तर से। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत आज देश भर के 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो रोधी खुराक दी जा रही है। यह राष्ट्रव्यापी अभियान कल और 30 जून को भी चलेगा, जिस दौरान स्वास्थ्यकर्मी घर घर छूटे हुए बच्चों को ये खुराक देंगे। आज राष्ट्रीय पल्स पोलियो दिवस है और पूरे देश में पोलियो उन्मूलन अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत 0 से 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को ओरल पोलियो वैक्सीन की 2 बूंदें पिलाई जा रही हैं, चाहे उन्हें पहले भी पोलियो की खुराक मिल चुकी हो। स्वास्थ्य विभाग ने सभी अभिभावकों से अपील की है कि वे अपने बच्चों को निकटतम पोलियो बूथ पर अवश्य लेकर जाएं और उन्हें पोलियो की 2 बूंदें जरूर पिलवाएं। इस अभियान का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी बच्चा पोलियो की खुराक से वंचित न रहे। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में। सिमडेगा के नगर भवन में आयोजित हिंदुस्तान प्रतिभा सम्मान समारोह 2026 में सीबीएसई, आईसीएसई, जैक समेत विभिन्न बोर्ड के 300 से अधिक मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। विद्यार्थियों को मेहनत, संस्कार, जीवन मूल्यों और समग्र विकास का संदेश भी दिया गया। देवघर में एनसीओआरडी के तहत जिला स्तरीय समिति की बैठक हुई। बैठक में नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध कारोबार पर रोक लगाने के लिए अधिकारियों तथा पुलिस पदाधिकारियों को जीरो टॉलरेंस नीति के तहत प्रभावी कार्रवाई कर नशा मुक्त देवघर बनाने के निर्देश दिए गए। कोडरमा में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 के सफल संचालन के लिए बीएलओ और बीएलओ पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में घर घर सत्यापन, प्रपत्र भरने, दस्तावेज सत्यापन, दावे आपत्तियों के निस्तारण, ईसीआई नेट पर ऑनलाइन प्रविष्टि और त्रुटि रहित पुनरीक्षण की प्रक्रिया समझाई गई। गढ़वा के कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय खरौंदी की छात्राओं के अस्वस्थ होने की घटना के बाद जिला प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई की। अधिकारियों ने विद्यालय और अस्पताल पहुंचकर छात्राओं का हालचाल जाना। सभी छात्राएं सुरक्षित हैं तथा उनके स्वास्थ्य में लगातार सुधार हो रहा है। धनबाद जिला ओलंपिक संघ के ओलंपिक दिवस पर्यावरण संरक्षण अभियान के तहत राजकमल सरस्वती विद्या मंदिर और मोनफोर्ट एकेडमी में पौधारोपण किया गया। इस दौरान फलदार और छायादार पौधे लगाए गए तथा पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने का संदेश दिया गया। पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव की आज जयंती मनाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें जयंती पर नमन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। सोशल मीडिया पोस्ट पर अपने संदेश में उन्होंने लिखा, पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि। उन्होंने देश के इतिहास के एक अहम दौर में भारत की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दिया। एक कुशल प्रशासक के तौर पर उन्होंने अपनी पहचान बनाई। वे एक विद्वान भी थे और उन्हें भारत की विविध संस्कृति का गहरा ज्ञान और समझ थी। इंग्लैंड में खेले जा रहे टी20 महिला विश्व कप क्रिकेट में आज भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। इस मैच में जीत से टीम इंडिया की राह सेमीफाइनल के लिए आसान होगी। टूर्नामेंट के इस बहुप्रतीक्षित मुकाबले पर दुनिया भर के क्रिकेट प्रशंसकों की निगाहें टिकी हैं, क्योंकि यह मैच न केवल अंक तालिका की तस्वीर बदल सकता है, बल्कि सेमीफाइनल की राह भी तय कर सकता है। भारतीय टीम ने इस विश्व कप में दमदार प्रदर्शन करते हुए अपनी दावेदारी मजबूत की है। बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों विभागों में संतुलित प्रदर्शन के दम पर टीम ने महत्वपूर्ण मुकाबलों में जीत दर्ज की। अब उसके सामने 7 बार की विश्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया की चुनौती है, जिसने पिछले 1 दशक में महिला क्रिकेट पर अपना दबदबा कायम रखा है। हाल ही के वर्षों में भारतीय टीम ने बड़े टूर्नामेंट्स में ऑस्ट्रेलिया को कड़ी चुनौती दी है और कई मौकों पर जीत भी हासिल की है। ऐसे में टीम इंडिया इस मैच में सकारात्मक मानसिकता के साथ उतरेगी। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर का अनुभव
टीम की सबसे बड़ी पूंजी माना जा रहा है। बड़े मैचों में उनका प्रदर्शन हमेशा चर्चा में रहा है। सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा पावर प्ले में तेज शुरुआत देने की क्षमता रखती हैं, जबकि स्मृति मांधना की तकनीकी बल्लेबाजी भारतीय पारी की रीढ़ मानी जाती है। मध्य क्रम में जेमाइमा रॉड्रिग्स और ऋचा घोष मैच का रुख बदलने का मादा रखती हैं। वहीं गेंदबाजी विभाग में दीप्ति शर्मा और रेणुका सिंह पर अहम जिम्मेदारी रहेगी। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया की ताकत उसकी गहराई, आक्रामक बल्लेबाजी और दबाव के क्षणों में शानदार प्रदर्शन करने की क्षमता है। टीम के पास अनुभवी और युवा खिलाड़ियों का बेहतरीन मिश्रण मौजूद है, जिसने उन्हें लगातार सफल बनाया है। वहीं भारतीय टीम अपनी स्पिन गेंदबाजी और मध्यक्रम की बल्लेबाजी पर काफी हद तक निर्भर करेगी। ऑस्ट्रेलिया के पास विश्व स्तरीय खिलाड़ियों की लंबी फहरिस्त है। बेथ मूनी, एलिजे पेरी, डेलिया मैकग्रा और एशले गार्डनर जैसी खिलाड़ी किसी भी समय मैच का रुख पलट सकती हैं। गेंदबाजी में उनकी विविधता विपक्षी बल्लेबाजों के लिए बड़ी चुनौती साबित होती है। बात अगर आंकड़ों की करें तो दोनों टीमों के बीच अब तक हुए 38 मुकाबलों में से 27 में ऑस्ट्रेलिया ने जीत हासिल की है, जबकि 9 मैच भारत ने जीते हैं। एक मैच टाई रहा है। वहीं पिछले 5 टी20 मुकाबलों में भारत को 2 जीत मिली है, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने 3 जीत दर्ज की हैं। महिला टी20 विश्व कप में दोनों टीम कई बार आमने सामने हुई हैं, जिनमें ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी रहा है। भारत के लिए जीत से सेमीफाइनल की राह आसान हो सकती है, जबकि हार से अंतिम 4 में पहुंचने की उम्मीद दूसरे परिणामों पर निर्भर हो सकती है। दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया अपनी विजयी लय बरकरार रखते हुए नॉकआउट चरण में मजबूत दावेदारी पेश करना चाहेगा। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। भारतीय पुरुष टीम आज आयरलैंड के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में श्रृंखला को ड्रॉ करने के इरादे से उतरेगी। आयरलैंड के बीच आज दूसरा और निर्णायक टी20 मुकाबला खेला जाएगा। फिलहाल भारत इस सीरीज में 0-1 से पीछे है। आज के मैच में भारत की कोशिश जीत के साथ सीरीज को बराबर करने पर होगी। सीरीज के पिछले मैच में भारत को 34 रन से हराकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारत के खिलाफ अपनी पहली जीत दर्ज की थी। आज के मैच में आयरलैंड की नजर सीरीज क्लीन स्वीप करने पर होगी। वहीं भारतीय टीम हर हाल में मुकाबला अपने नाम करना चाहेगी। इधर दुनिया में इन दिनों फुटबॉल के मैदान में भी टीमों के बीच श्रेष्ठता की जंग जारी है। अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में फीफा विश्व कप फुटबॉल खेला जा रहा है। फीफा विश्व कप 2026 के ग्रुप के अंतिम मुकाबले में पुर्तगाल और कोलंबिया के बीच खेला गया मैच 0-0 की बराबरी पर समाप्त हुआ। दोनों टीमों ने पूरे मुकाबले में कई प्रयास किए, लेकिन किसी भी टीम को गोल करने में सफलता नहीं मिली। पुर्तगाल ने गेंद पर अधिक नियंत्रण बनाए रखा, जबकि कोलंबिया ने मजबूत रक्षापंक्ति और तेज जवाबी हमलों के दम पर विपक्षी टीम को गोल करने का मौका नहीं दिया। इस ड्रॉ के साथ पुर्तगाल ने 7 अंकों के साथ ग्रुप के में शीर्ष स्थान हासिल किया और नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। वहीं कोलंबिया 5 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहते हुए अगले दौर में पहुंच गया है। फीफा विश्व कप 2026 आज खेले गए मैच में डीआर कांगो ने उज्बेकिस्तान को 3-1 से हराकर नॉकआउट चरण में अपनी जगह पक्की कर ली है। मैच की शुरुआत से ही डीआर कांगो ने आक्रामक खेल दिखाया और पहले हाफ में बढ़त हासिल कर ली। दूसरे हाफ में उज्बेकिस्तान ने वापसी की, लेकिन डीआर कांगो ने लगातार दबाव बनाए रखा और 2 और गोल कर जीत सुनिश्चित कर ली। और अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में साझा किए विचार। कर्मयोगियों के पहलों से श्रोताओं को कराया अवगत। सेशेल्स दौरे का आज दूसरा दिन। केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले ने रांची में केंद्र सरकार को गिनाई उपलब्धियां। कहा, हर वर्ग और हर क्षेत्र का हुआ विकास। भारत बना चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने अवैध खनन के मुद्दे पर राज्य सरकार को घेरा। नीति और कार्यशैली पर सवाल। खनन माफियाओं को संरक्षण देने का आरोप। और टी20 विश्व कप में भारतीय महिला टीम की ऑस्ट्रेलिया से भिड़ंत आज। भारत और आयरलैंड के बीच दूसरा टी20 क्रिकेट मैच। फीफा का रोमांच जारी।
है।